चाचा भतीजा की लड़ाई में हो सकता है जदयू कुछ अलग निर्णय ले कि अगर भतीजा को हराने के लिए चाचा तैयार है तो इस स्थिति में वो टिकट ही बदल दे। तो उस स्थिति का लाभ लेने के लिए भी राजकिशोर सिंह लगता है तैयार है। इसके लिए वो कमर कस करके फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। और हेमंत शाही जिनकी हत्या हो गई थी विधायक रहते हुए में, गुरौल में जो ब्लॉक ऑफिस में जो गोलीकांड हुआ था उसमें उनकी हत्या हुई थी। तो नेचुरली एक आज भी वैशाली और अगल बगल के जो लालगंज वगैरह के क्षेत्र हैं उसमें एक उनके प्रति, हेमंत शाही के प्रति एक सिंपैथी है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना जरूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल बिहार विधानसभा चुनाव है और इसमें जो है पूरी तरह चुनाव के माहौल में है वो हमारा राज्य अब आ चुका है। अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं और हर पार्टी ये दावा प्रस्तुत कर रही है कि वो इस बार निश्चित रूप से जीतेंगे। तो इसी सिलसिले में हम जिस तरह से आपको एक एक करके हर एक जो विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में आपको तमाम जानकारियां देते हैं, उसका आज तक का इतिहास क्या रहा, कैसे शुरुआत में वहां के कौन मजबूत प्रत्याशी रहे और बाद में आज वहां का दबदबा क्या हो गया है। आज हम जिस क्षेत्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है वैशाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। और इसके विषय में तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी और साथ में उपस्थित हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले वैशाली के जो इतिहास, अब तक का जो विधानसभा का इतिहास रहा है, कौन कौन से लोग वहां से जीतते रहे और शुरुआत में वैशाली जो क्षेत्र है किस नाम से जाना जाता था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षेत्र थे, लेकिन फिर बाद में उसमें करेक्शन करके और आज क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी देंगे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। वैशाली लोकतंत्र की जननी रही है। जिस वैशाली की बात हम करते हैं उस वैशाली लोकसभा के वैशाली विधानसभा की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। जो वैशाली शुरू में वैशाली और लालगंज एक साथ जुड़ा हुआ था, फिर धीरे धीरे वैशाली अलग हो गया, लालगंज अलग हो गया। तो हम आप बात कर रहे हैं वैशाली की। तो लेकिन वैशाली शुरू में 1951 में जो वैशाली की बात हम लोग करते हैं तो वैशाली लालगंज के नाम से पहले जाना लालगंज था। लालगंज ही दो भाग में था। तो लालगंज में दो विधानसभा हुआ। 51 में जब चुनाव हुआ तो उसमें लालगंज में एक ललितेश्वर प्रसाद शाही कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो भी जीते। और फिर दूसरे कांग्रेस के उम्मीदवार थे चंद्रमणि लाल चौधरी, वो भी चुनाव जीते थे। अब फिर हम आ जाए 1957 में। तो 1957 में लालगंज नॉर्थ और लालगंज साउथ कर को लगता है कि लालगंज नॉर्थ था, बाद में वो वैशाली करके हो गया। फिर लालगंज जो साउथ था वो लालगंज करके रहा। तो लालगंज नॉर्थ की हम बात करें तो 1900 में एलपी शाही कांग्रेस के उम्मीदवार बने और उन्होंने फगुनी सिंह जो पीएसपी के उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया। अब लालगंज साउथ से बीरचंद पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार बने और उन्होंने भूपेंद्र प्रसाद शुक्ला को पराजित किया था। भूपेंद्र प्रसाद शुक्ला CNPSP JP करके पार्टी हुआ करती थी, उस पार्टी के उम्मीदवार थे। अब फिर हम लोग आ जाए 57 के बाद 1962 में। तो 1962 में भी लालगंज नॉर्थ और लालगंज साउथ रहा। तो 1962 में लालगंज नॉर्थ थे बटेश्वर प्रसाद जो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हैं और उन्होंने एलपी शाही जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, पहले विधायक थे, उन्हें पराजित किया। इसके बाद वहाँ रामदास शुक्ला भी SWA से चुनाव लड़े जो तीसरे स्थान पर रहे। भोला राय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े जो चौथे स्थान पर रहे। और लक्ष्मी सिंह भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े जो 5वें स्थान पर रहे। उस समय कुल वहाँ 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। अब आ जाइए लालगंज साउथ। फिर लालगंज साउथ से बीरचंद पटेल चुनाव लड़े और उन्होंने विष्णुदेव प्रसाद यादव जो SWA के उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया और बीरचंद पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इसके बाद 1967 में लालगंज और वैशाली अलग अलग हो गया। तो अब हम सिर्फ अब चलाएं वैशाली पर। तो वैशाली से जो 1967 में वैशाली स्थापित हुआ अलग, उसमें एलपी शाही कांग्रेस के उम्मीदवार बने और उन्होंने बी प्रसाद JKD के उम्मीदवार थे, उन्हें पराजित किया और एलपी शाही कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उस समय कुल 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे।
1969 जिसमें मध्यावधि चुनाव हुआ, तो उस मध्यावधि चुनाव में फिर से एलपी शाही लोकतांत्रिक कांग्रेस से उम्मीदवार बने और उन्होंने बटेश्वर प्रसाद जो बीकेडी के उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था। उस समय भी 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। अब आया फिर 1972 में एलपी शाही फिर कांग्रेस से उम्मीदवार बनते हैं और बटेश्वर प्रसाद जी एनसीओ के उम्मीदवार हैं, उन्हें पराजित। 1977 जो जनता पार्टी की लहर की हम लोग बात करते हैं, उस जनता पार्टी की लहर में नागेंद्र प्रसाद सिंह जनता पार्टी से उम्मीदवार बने और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार एलपी शाही को पराजित किया। उस समय 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान। अब 1980 में हम फिर आते हैं। 1980 में बृषण पटेल जनता पार्टी एससी से उम्मीदवार बने और उन्होंने जोगेंद्र प्रसाद सिंह जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था। 1985 में फिर से बृषण पटेल एलकेडी से उम्मीदवार बने और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद सिंह कांग्रेस उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था। उस समय कुल 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान। अब हम आ जाते हैं 1990 में फिर बृषण पटेल जनता पार्टी से उम्मीदवार बने और हेमंत कुमार शाही जो कांग्रेस के उम्मीदवार बने थे उन्हें वे पराजित किए। 1990 के बाद आ जाए, 1990 के बाद वहां 2 उपचुनाव। 1991 में बृषण पटेल चले गए सिवान से लोकसभा चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, जिसके बाद यह सीट खाली हुआ तो उसमें उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में हेमंत शाही कांग्रेस के उम्मीदवार बने और हेमंत शाही ने राजकिशोर सिंह जो जनता दल के उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था और हेमंत शाही चुनाव जीत। लेकिन संयोग बस 4-5-6 महीना के अंदर में ही हेमंत शाही की हत्या हो जाती है। गोरोल ब्लॉक में ही हेमंत शाही की हत्या होती है। फिर से 1992 के जून माह में उपचुनाव होता है जिसमें हेमंत शाही की पत्नी बीना शाही चुनाव लड़ती है कांग्रेस से और वे उस समय राजकिशोर सिन्हा दूसरे, राजकिशोर सिंह अलग है, राजकिशोर सिन्हा अलग है। हालांकि दोनों ही कुर्मी जाति से ही आते हैं, लेकिन राजकिशोर सिंह चुनाव लड़े तो बीना शाही ने राजकिशोर सिन्हा को पराजित किया। अब हम लोग आ जाएं 1995 में। 1995 में राजकिशोर सिन्हा जनता पार्टी से उम्मीदवार बने और उन्होंने बीना शाही जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी उन्हें पराजित किया था और नागेंद्र प्रसाद सिंह एसपी के उम्मीदवार थे जो तीसरे स्थान पर रहते। उसमें कुल 27 उम्मीदवार चुनाव मैदान। अब हम आ जाए वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में बीना शाही फिर से कांग्रेस से उम्मीदवार बनी और उन्होंने बृषण पटेल जो आरजेडी के उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था और राजकिशोर सिन्हा जनता दल यू से उम्मीदवार बने जो तीसरे स्थान पर चले गए। वर्ष 2005 के फरवरी में जो चुनाव हुआ उसमें फिर से बृषण पटेल जनता दल यू से उम्मीदवार बने और बीना शाही जो कांग्रेस उम्मीदवार थी उन्हें पराजित किया था। उस समय बृषण पटेल को 38,041 वोट आया जबकि बीना शाही को 36,204 वोट आया था और देवनारायण प्रसाद जो बीएसपी के उम्मीदवार थे वो तीसरे स्थान पर रहते। उस समय कुल 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। अब 2005 के अक्टूबर में जो फिर से चुनाव हुआ, उस चुनाव में बृषण पटेल फिर जेडीयू से उम्मीदवार बने और उन्होंने बीना शाही जो कांग्रेस उम्मीदवार थी उन्हें पराजित किया था। उस समय बृषण पटेल को 34,426 वोट आया जबकि बीना शाही को 31,931 वोट आया। अब 2010 में आ जाए। 2010 में फिर से बृषण पटेल जनता दल यू के उम्मीदवार बने और उन्होंने बीना शाही जो आरजेडी के उम्मीदवार बने, तो आरजेडी के उम्मीदवार बनी थी तो उन्हें बृषण पटेल ने पराजित किया और बृषण पटेल को 60,950 वोट आया जबकि बीना शाही को 48,122 वोट आया था और तीसरे स्थान पर राजकिशोर सिन्हा थे इंडिपेंडेंट जिन्हें 5,097 वोट आया था। अब आ जाए हम लोग फिर 2015 में। 2015 में फिर से राजकिशोर सिंह जनता दल यू से वहाँ उम्मीदवार बने और उन्होंने बृषण पटेल जो हम से उस बार बृषण पटेल हम में चले गए थे जो जीतन राम मांझी की पार्टी, उनसे हम पार्टी में गए बृषण पटेल तो उन्हें राजकिशोर सिंह पराजित किए। राजकिशोर सिंह को 79,286 वोट आया जबकि बृषण पटेल को 48,225 वोट आया था और एक तीसरे स्थान पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार विनय पासवान थे जिन्हें 7,975 वोट आया। उस समय कुल 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। अब 2020 में सिद्धार्थ पटेल जो बृषण पटेल के अपने भतीजा हैं उन्हें जनता दल यू ने उम्मीदवार बनाया क्योंकि वे हम में चले गए थे जनता दल यू छोड़ करके, तो उन्हें उम्मीदवार बनाया और उन्होंने संजीव सिंह जो कांग्रेस उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया। सिद्धार्थ पटेल को 69,565 वोट आया जबकि संजीव सिंह को 61,936 वोट आया था और अजय कुशवाहा जो एलजेपी के उम्मीदवार थे उन्हें भी 33,000
269 वोट आया था। और चौथे स्थान पर सुगंध कुमार जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, उन्हें भी 5150 वोट आया। और नोटा को भी 5000 वोट आया, जो नोटा 5वें स्थान पर रहा। उस समय कुल 15 उम्मीदवार चुनाव में। और उपचुनाव की चर्चा हमने किए हैं, तो आगे फिर हमारे राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सिंह बताएंगे। ये था वैशाली विधानसभा क्षेत्र जो है उसका अब तक का विधानसभा चुनाव का इतिहास। किस तरह से आज़ादी के बाद वो लालगंज नॉर्थ और लालगंज साउथ में डिवाइडेड था, और बाद में वैशाली एक जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बन करके वो तैयार हुआ, और उस हिसाब से उसका इतिहास रहा है। इसके पूरे विश्लेषण और अभी जो आगामी चुनाव होने हैं 2025 के उत्तरार्ध में, इसमें कौन कौन से प्रत्याशी होंगे, इसकी जानकारी देंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। धन्यवाद। देखिए, अभी जो वैशाली विधानसभा की चर्चा हुई है, वैशाली लोकसभा जो है उसका सिर्फ विधानसभा वैशाली ही उसके अंदर है। बाकी जितने भी विधानसभा उसके अंदर में है वो सब मुजफ्फरपुर जिले के हैं। ठीक ही कहा है उन्होंने कि वैशाली पूरे दुनिया में प्रथम गणतंत्र होने का उसको सौभाग्य प्राप्त है। वैशाली में आज भी खुदाई चल रहा है, और जो पुरातत्व विभाग है वो लगातार नई चीज़ों को वहाँ सामने में लाता है, जिससे जो एंशिएंट टाइम में जो ये पूरा जनपद जिस तरह से लोकतंत्र के लिए डिवोटेड था उसका पता चलता है। उससे नेचुरली जो वहाँ के लोग हैं, वो विधानसभा के क्षेत्र के लोग हों या वैशाली लोकसभा के क्षेत्र लोग हों, पॉलिटिकली वो लोग काफ़ी सजग हैं। और इसीलिए आपने देखा कि आज़ादी के बाद जिस तरह से सभी जगहों में हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस का बोलबाला रहा है। और वैशाली के नाम से तो विधानसभा क्षेत्र नहीं रहा है, लेकिन लालगंज नॉर्थ जो है, चूँकि लालगंज के नॉर्थ में ही वैशाली है, अतः लालगंज नॉर्थ जो है वो उसको हम लोग वैशाली मानकर ही 1951 से हम चल रहे हैं। और 1967 में आके विधिवत ये वैशाली विधानसभा क्षेत्र हो गया है। तो आप अगर सरसरी निगाह से जो अभी वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र बाबू ने हमारे सामने जो पिक्चर रखा, अगर उसको सरसरी निगाह से आप देखें तो आपको लगेगा कि ये यहाँ पर 10 बार जनता परिवार के लोग जीते हैं। वो जनता पार्टी हो, जनता दल हो या जनता दल यू हो। और एक बार इंडिपेंडेंट भी जीते हैं, और एक बार लोकतांत्रिक कांग्रेस का भी एक व्यक्ति जीते हैं। और उसके बाद जो बाकी आपको 7 बार वहाँ कांग्रेस जीती है। तो एक तरह से आप देखें कि 1951 से लेकर और अब तक 2024 तक वहाँ 19 बार उपचुनाव को लेकर 19 बार चुनाव हो चुका है। और उस 19 में 10 बार जनता परिवार के लोग ही चुनाव जीते हैं। 9 बार जो चुनाव जीते हैं उसमें 7 बार कांग्रेस जीती है, 1 बार लोकतांत्रिक कांग्रेस जीती है। और तो लोकतांत्रिक कांग्रेस को भी हम लोग कांग्रेस मान लेना चाहिए, क्योंकि जो 1969 में जो ललितेश्वर प्रसाद शाही वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो आपको याद होगा कि 1967 में यहाँ सरकार बदल गई थी और महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे और कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री हुए थे। और उस समय उस सरकार ने कांग्रेस सरकार की जांच करने के लिए अय्यर कमीशन लाया था, और उस अय्यर कमीशन की आंच बहुत सारे राजनेताओं पर पड़ी थी, जिसमें एलपी शाही पर भी वो आंच आई थी। और कांग्रेस ने इन लोगों को टिकट देने से इनकार कर दिया था। तो उसी समय उन लोगों को, चूँकि वो लोग लोकप्रिय नेता थे, इसलिए उस समय लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाकर और लोकतांत्रिक कांग्रेस से वो चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते भी थे। तो इस तरह से उनको भी हम लोग कांग्रेस में ही माने, चूँकि एलपी शाही कांग्रेस से जीतते आए थे और लोकतांत्रिक कांग्रेस से भी एलपी शाही ही जीते थे। अब जहाँ तक जातिगत समीकरण का सवाल है, तो आप देखेंगे कि वहाँ से उपचुनाव को लेकर 9 बार 19 बार में 9 बार भूमिहार समाज के लोग चुनाव जीते हैं और 10 बार कुर्मी समाज के लोग चुनाव जीते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि वैशाली विधानसभा क्षेत्र में किसी दूसरे जाति को अब तक मौका वैशाली विधानसभा क्षेत्र ने नहीं दिया है। और अगर परिवार की बात आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एलपी शाही, जिनको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, ललितेश्वर प्रसाद शाही, जो भारतवर्ष के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, तो ललितेश्वर प्रसाद शाही और उनका परिवार, यानी उनके पुत्र हेमंत शाही या उनकी पुत्र वधू बीना शाही, वो लोग
ज़्यादा बार वहाँ से चुनाव जीते हैं, और नहीं तो फिर इधर कुर्मी समाज से आने वाले वहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के बीरसिंह पटेल का परिवार जीतता आया है। अभी भी जो विधायक वहाँ पर हैं वो बीरसिंह पटेल के अपने भतीजे हैं जिनका नाम सिद्धार्थ पटेल है। तो और आप देखेंगे कि जो हारे भी जो वहाँ पर जो लोग हैं वो लोग इसी दोनों जाति में से कोई हारा है, यानी कुर्मी समुदाय का अगर कोई व्यक्ति जीता है तो नियरेस्ट राइवल उसका जो है वो भूमिहार समाज का रहा है, एक आध अपवाद को छोड़कर। अब पिछले चुनाव को अगर आप लें तो पिछले चुनाव में भी संजीव सिंह, वहाँ बीना शाही को टिकट नहीं मिला था, संजीव सिंह को कांग्रेस का टिकट मिला था। तो कांग्रेस से वो काफ़ी अच्छा उनको 61,000 वोट करीब आया, लेकिन 69,000 वोट सिद्धार्थ पटेल को आया और वो चुनाव जीते। तो नियरेस्ट राइवल वहाँ भी संजीव सिंह भी जो हैं वो भूमिहार समाज से आते हैं। अच्छा, एक बार बीना शाही भी वहाँ से राजद से चुनाव लड़ी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाई। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि राजद का कोई वहाँ जनाधार नहीं है। राजद का जनाधार जो है वो मतलब कि अगर जनाधार होता तो निश्चित रूप से राजद चुनाव वहाँ लड़ती, तो राजद जो है वहाँ कांग्रेस को सपोर्ट करती है, क्योंकि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन है। और इस तरह से या तो जनता परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव जीता है या फिर कांग्रेस परिवार का कोई आदमी चुनाव जीता है, ये वहाँ की स्थिति है। अब हम लोग थोड़ा ये देखें कि भावी उम्मीदवार इस बार, क्योंकि इस बार हमारे जो बिहार चुनाव है इसमें एक नई पार्टी भी जुड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो हम लोग देखते आए हैं कि पार्टियों का दबदबा वहाँ बना रहा है इंडिविजुअल से ज़्यादा, तो जनसुराज पार्टी जो आती है तो लगता है कि ये सारे जो समीकरण है उसमें थोड़ा प्रभाव डालेगी। तो निश्चित रूप से जो पार्टी अभी पैर जमाना चाह रही है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव तो होना ही है, ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सो उसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं और जा रहे हैं। अभी हम लोग सबसे पहले, चूँकि जेडीयू वहाँ चुनाव जीती हुई है और वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो सिद्धार्थ पटेल हैं, इसलिए हम लोग जेडीयू से बात शुरू करना चाहेंगे। तो जेडीयू में जैसा कि मैंने बताया कि सिद्धार्थ पटेल वहाँ लगभग 7,000 वोटों से पिछला चुनाव वो जीते हैं। कुर्मी समाज से वो आते हैं। बीरसिंह पटेल और जो पटेल परिवार है उसके वो अगली पीढ़ी के वारिस हैं, और निश्चित रूप से इस बार जेडीयू सिटिंग गेटिंग के आधार पर वैशाली जो है सो उनका दावा है, और उनको ऐसा लगता है कि उनको टिकट मिलेगा। वो युवा भी हैं तो उनको मिलेगा। लेकिन वहाँ राजकिशोर सिंह जो कुर्मी समुदाय से आने वाले लोग नहीं हैं, और राजकिशोर सिंह एक बार वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, 1991 में जीत चुके हैं, तो ये भी इस बार दावेदार हैं और जेडीयू से ही दावेदार हैं। और इनका कहना ये है कि जो अभी तक सर्वे हुआ है उस सर्वे में एनडीए के 90% लोग उनके साथ हैं। वो ये भी दावा करते हैं कि अगर उसमें 1% भी कमी आ जाएगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इतना दावा है उनका। तो इतना विश्वास है, और उनका कहना यह है कि निश्चित रूप से इस बार टिकट हमको मिलेगा, इसलिए कि जो विधायक वहाँ हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। खैर, ये तो बात सब लोग जिनको भी टिकट लेना होगा तो ये निश्चित रूप से वो कहेंगे ही कि किसी दूसरे का लगाएंगे ही। उसके बाद से तीसरे नेता हैं जो जेडीयू से टिकट चाहते हैं, वो भी कुर्मी समाज से ही आ रहे हैं। उनका नाम है सुभाष चंद्र सिंह। तो सुभाष चंद्र सिंह जो है सो जेडीयू के अभी वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं, और इसके पूर्व भी वो जदयू के जिला के और प्रदेश स्तर के कई पदों पर रह चुके हैं। तो वो भी क्षेत्र में हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, जनता के बीच वो मूव करते रहते हैं, और उनका कहना है कि वो नीतीश कुमार जी के भी करीबी हैं, उनके भी डायरेक्ट टच में हुए हैं। तो इनको भी उम्मीद है कि हमको यहाँ से वैशाली से हमको जेडीयू का टिकट मिल सकता है। इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण नाम है जो जिनकी चर्चा हमने की कि वो लगातार कई बार वो चुनाव जीते हैं, वो हैं वीरसिंह पटेल। जैसा कि देखा आपने कि वीरसिंह पटेल जेडीयू छोड़ के हम में चले गए थे, फिर राजद में चले गए थे, और इस तरह से वो थोड़ा उनका राजनीतिक कैरियर पर इधर कुछ कमी आई है। तो इस बार वो पूरे दमखम के साथ निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो कई दलों के भी संपर्क में हैं, चूँकि बड़े नेता हैं, तो दूसरा दल भी उनको चाहे तो उनको टिकट दे सकता है। लेकिन वो अपना मन बना चुके हैं कि हम निर्दल चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित रूप से निर्दल अगर चुनाव लड़ेंगे
तो उनके भतीजे के लिए, जो सिद्धार्थ पटेल अभी वर्तमान में जो विधायक हैं, उनके लिए वो परेशानी का कारण बनेंगे। अब हम चूँकि कांग्रेस वहाँ बराबर से चुनाव जीती है और पिछले चुनाव में भी कांग्रेस वहाँ से 7,000 वोट से हारी है, इसलिए हम अब कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करेंगे। तो कांग्रेस की प्रत्याशी में निश्चित रूप से जो संजीव सिंह हैं, जो 7,000 वोट से हारे हैं, लगभग 61,000 वोट लाना कोई मैंने ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से उनको उम्मीद है कि उनको टिकट मिलेगी। कांग्रेस के वो विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और चुने हुए अध्यक्ष रह चुके हैं। जिस समय राहुल गांधी आए थे और उन्होंने पूरे हर जगह कहा था कि नहीं साहब, चुनाव से ही अध्यक्ष बनेगा किसी चीज़ का, तो उसमें वो जो चुनाव हुआ था उसमें ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हुए थे। तो और ये जो एक बहुत ही मुजफ्फरपुर में प्रतिष्ठित डॉक्टर और सामाजिक जीवन जीने वाले अब नहीं रहे, स्वर्गीय महानंद सिंह, डॉक्टर महानंद सिंह के पुत्र हैं और ये शिक्षाविद भी हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ बच्चों का एडमिशन वगैरह जो इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज वगैरह में कराने में काफ़ी मदद करते हैं उन लोगों की। तो इनका एक ये इनका है कि कांग्रेस को ही ये जब महागठबंधन को ये सीट जाएगी और कांग्रेस को ही मिलेगी और कांग्रेस को जब मिलेगी तो मुझे ही टिकट मिलेगा, ऐसा उनका अपना सोच है। दूसरी उम्मीदवार वहाँ बीना शाही हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले ही कि बीना शाही एक प्रतिष्ठित परिवार, जो एलपी शाही का परिवार है, एलपी शाही की वो पुत्रवधू हैं और हेमंत शाही जिनकी हत्या हो गई थी विधायक रहते हुए में, गुरौल में जो ब्लॉक ऑफिस में जो गोलीकांड हुआ था उसमें उनकी हत्या हुई थी। तो नेचुरली एक आज भी वैशाली और अगल बगल के जो लालगंज वगैरह के क्षेत्र हैं उसमें एक उनके प्रति, हेमंत शाही के प्रति एक सिंपैथी है और उस सिंपैथी का फ़ायदा नेचुरली बीना शाही को मिलता है। तो बीना शाही जी हालांकि वो एक बार राजद में भी चली गई थी और राजद से उनको वहाँ से टिकट भी मिला था, लेकिन इधर वो लगातार पिछले 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय से वो वैशाली में सक्रिय हैं और वैशाली के हर एक ग्राम पंचायत में जाना, हर एक दरवाजे पर जाना, महिलाओं से मिलना, उनके जो परेशानियां हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसको समझना, ज़रूरत पड़ी तो वहीं से फ़ोन लगा के, चूँकि वो बहुत ही कई बार विधायक रह चुकी हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं, तो वहीं से अगर कोई परेशानी है तो एसपी से बात करना, कलेक्टर से बात करना, ये सब काम वो कर रही हैं और काफ़ी सक्रिय हैं क्षेत्र में। तो नेचुरली जो है सो कांग्रेस के तरफ से वो भी एक उम्मीदवार हैं। अब देखना होगा कि अगर कांग्रेस को वो सीट मिलता है तो वो संजीव सिंह को मिलता है या बीना शाही को मिलता है। अब हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की बात, तो अगर कांग्रेस को वो सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं उनका कहना ये है कि हाल फिलहाल में कांग्रेस अब चुनाव वहाँ नहीं जीतती है और कांग्रेस इसलिए चुनाव नहीं जीतती है कि कांग्रेस वहाँ भूमिहार समाज को टिकट देती है और भूमिहार समाज जो है वो एनडीए का वोटर हो गया हुआ है। इसलिए राजद के लोगों का क्लेम है कि नहीं साहब, अब इस बार राजद को स्वयं वैशाली में चुनाव लड़ना चाहिए और उसमें जो नाम आता है वो दिग्विजय कुमार का नाम आता है। दिग्विजय कुमार युवा हैं और जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बसावन भगत, जो कभी कुरहनी से चुनाव जीत चुके हैं, तो वो बसावन भगत के पुत्र हैं और क्षेत्र में सक्रिय हैं और वहाँ वैशाली में लोगों से मिलना जुलना कर रहे हैं। और ये जो हैं कुशवाहा समाज से आते हैं, तो देखना होगा, बहुत दिलचस्प होगा, देखना होगा कि कुशवाहा समाज और वो भी आरजेडी से कैंडिडेट होगा तो फिर किस तरह का वोटिंग वैशाली में होगा, ये देखने वाला विषय रहेगा। दूसरा नाम जो है वो अजय कुशवाहा का नाम है। अजय कुशवाहा पिछले बार लोजपा से चुनाव लड़े थे और 2005 में से ही वो लोजपा के जो राज्य स्तरीय पार्टी विस्तार कार्यक्रम है उसमें उसके वो उच्च पदाधिकारी रहे हैं। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि राजद से जो लोग उम्मीदवारी अपनी दे रहे हैं वो ज़्यादातर लोग कुशवाहा समाज के लोग दे रहे हैं, क्योंकि कुर्मी समाज से टिकट वहाँ निश्चित रूप से जदयू से ही मिलना है। तो इस तरह से एक हैं। फिर एक तीसरा नाम मुन्ना राय का भी आता है और ये जो अजय कुशवाहा हैं वो स्थानीय निकाय से
एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुके हैं, हालांकि उनको सफलता नहीं मिली है। फिर एक नाम मुन्ना राय जी का भी है। मुन्ना राय भी गुरौल के प्रखंड प्रमुख हैं और लगातार कई वर्षों से, कई टर्म से वो गुरौल के प्रखंड प्रमुख हैं। निश्चित रूप से जो प्रमुख होगा, और गुरौल चूँकि वैशाली विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है, तो जो उस तरफ का क्षेत्र है, यानी जिसको हम लोग कहेंगे कि वो पश्चिम, उसको हम लोग पूरब मान लें अगर, तो उधर का जो क्षेत्र है उसमें इनका व्यापक प्रभाव है। और इनकी पत्नी भी पंचायत समिति सदस्य हैं। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी लोकप्रियता है, तभी अपने ये प्रमुख भी हैं और उनकी पत्नी भी पंचायत समिति सदस्य हैं। तो इस तरह से राजद के वैशाली जिला के प्रधान सचिव भी रहे हैं। अब हम लोग जन सुराज की बात करें तो जैसा कि आप पूछ भी रही थी कि जन सुराज की क्या स्थिति है, तो नेचुरली जन सुराज में ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि सब लोगों को उम्मीद है कि नई पार्टी है और उनको लगता है कि उनको टिकट वहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह से उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो प्रतिभा सिन्हा का आता है। ये प्रतिभा सिन्हा जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं और वहीं उनका नैहर है उनका, यानी वहीं की रहने वाली हैं, वो वैशाली क्षेत्र की रहने वाली हैं और लगातार वैशाली में वो सक्रिय हैं और समय समय पर बड़े प्रोग्राम कराकर भी वो लोगों को, वहाँ वैशाली के लोगों को आमंत्रित करती हैं, बुलाती हैं और वहाँ उनसे लोगों से मिलने जुलने का काम होता है। और पिछले 1 वर्षों से ये भी दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट में काम करते हुए भी यहाँ पर काफ़ी समय दे रही हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। ये भूमिहार समाज से आती हैं। फिर एक नाम आता है इंजीनियर सर्वेश कुमार से, जो टेलीकॉम इंजीनियर थे और कुछ दिनों तक सेवा देने के बाद इनको लगा कि नहीं साहब, हमको अपना काम करना चाहिए, तो अब ये बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन चुके हैं और रियल एस्टेट में भी इनका काम है और टेलीकॉम क्षेत्र में भी इनका काम है और इस तरह से बिल्डिंग वगैरह के निर्माण में भी ये लगे रहते हैं और कई बिहार के अलावा भी कई दूसरे प्रदेशों में भी इनका काफ़ी अच्छा ये है। तो ये इंजीनियर सर्वेश कुमार जो हैं वो कुर्मी समाज से आते हैं और इनको है कि जन सुराज से ये जुड़ गए हुए हैं और जन सुराज के लिए काम कर रहे हैं और जो जन सुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उनसे ये प्रभावित हैं और इनको उम्मीद है कि जन सुराज उनको टिकट देगा। एक डॉक्टर सुनील कुमार हैं जो हाजीपुर में प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर हैं और ये शुरू में कांग्रेस में थे, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में थे, यानी 2009 से लेकर 2024 तक ये कांग्रेस में थे, लेकिन अब ये जन सुराज में आ गए हुए हैं और इनको उम्मीद है कि जन सुराज से इनको टिकट मिलेगा। ये भी भूमिहार समाज से ही आते हैं। फिर संतोष कुमार शाह जो वैश्य समाज से आते हैं और जन सुराज से जब से वो पदयात्रा प्रशांत किशोर ने शुरू किया भिथरवा से, तो पदयात्रा में भी ये शामिल रहे हैं और लगातार प्रशांत किशोर जी के संपर्क में हैं और वहाँ भी जनता के भी संपर्क में हैं। वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज का भी अच्छा खासा वोट, जिसकी चर्चा आप करेंगे रविंद्र बाबू, तो अच्छा खासा वोट वैश्य समाज का भी है। तो वैश्य समाज से संतोष कुमार शाह कानू समाज से आते हैं, तो ये जो है सो ये भी चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। और 5वां नाम आता है राकेश पटेल का। तो राकेश पटेल दरअसल भारतीय जनता पार्टी में लगातार रहे हैं और जनसंघ काल से ही इनका कहना है कि जनसंघ काल से, यानी जनसंघ काल का मतलब हो गया 1980 के पहले से, तो वहाँ पर हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट नहीं मिली है। एक बार उनको 1995 में उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया भी, तो उनकी उम्मीदवारी ही रद्द हो गई किसी कारण से, टेक्निकल कारण से। तो ये बहुत दिनों से पार्टी में लगे हुए हैं, लेकिन अब पार्टी से शायद उम्मीद कम हो गई हुई है, चूँकि वो जदयू को सीट वो चला गया हुआ है, तो इसलिए ये जन स्वराज में चले गए हुए हैं। और चूँकि बहुत ही परिपक्व, बहुत ही मैच्योर लोग हैं, इसलिए इनको उम्मीद है कि जन स्वराज से उनको टिकट मिलेगा। तो करीब करीब अभी जो आज के दिन की जो स्थिति है उसमें हम लोगों को जो संभावित उम्मीदवार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतिम सूची है। संभावित उम्मीदवारों की सूची अभी और बढ़ेगी, इसलिए कि अभी और कई पार्टियां हैं
जो जिन पार्टियों की चर्चा हम नहीं कर पा रहे हैं, चूँकि उनसे सूचना हम लोग को प्राप्त नहीं हुई है, जो हम लोग ने क्षेत्र से जो हम लोगों ने जानकारी लेने का प्रयास किया है, तो इन्हीं लोगों की जानकारी मिली है। तो अभी इतना है, लेकिन हो सकता है कि इसमें और कुछ बढ़ोतरी हो और फिर आगे जैसे जैसे स्थिति क्लियर होगा तो हम लोग फिर आगे बात रखें। जी, तो ये थे अब तक के, अभी ये जो आगामी चुनाव है इसमें जो संभावित प्रत्याशी हैं, इसकी हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जो हमने नाम सुने पार्टियों में और राजनीति के गलियारों में, उन नामों की संभावना जो है वो हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। फिर एक हम जानते हैं कि जाति जो है, इसके बारे में चाहे कितने भी क्रिटिसिज्म कर लें, लेकिन ये एक सत्यता है और जातियों का प्रभाव चुनाव के जो परिणाम है उसमें देखने को मिलता है। तो एक जातीय समीकरण भी जो है वो अहम भूमिका निभाती है किसी भी चुनाव में। तो जातीय समीकरण क्या है वैशाली विधानसभा क्षेत्र का, इसके बारे में जानकारी देंगे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। जी, ठीक ही आपने कहा कि जातिगत आंकड़ा, जातीय आधार पर ही अब तक चुनाव होता है। पार्टी के साथ साथ जाति पर ही, जिस तरह से हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह बताए हैं कि वहाँ 8 बार भूमिहार जाति के लोग जीते और बाद बाकी जितने वे सब कुर्मी जाति के लोग ही चुनाव वहाँ जीते हैं। तो जातीय आधार तो चला ही आ रहा है शुरू से ही आज तक। तो इस बार भी जो चुनाव होना है जातीय और पार्टी दोनों आधार पर है। लेकिन सबसे पहली बात वहाँ हम बता दें, जो इस बार जैसे हमारे राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सिंह बताए हैं, उस हिसाब से वहाँ बहुत ही रोचक मुकाबला होने जा रहा है। रोचक मुकाबला इस मायने में जो चाचा और भतीजा एकदम आमने सामने की तैयारी में कर रहे हैं। चाचा को यह लग रहा है जब भतीजा के कारण ही हमको पार्टी ने पिछले चुनाव में टिकट से वंचित रखा, इसलिए भतीजा को इस बार किसी भी शर्त पर हरा देना है। इसलिए जो चाचा है बिरसन पटेल हैं, बिरसन पटेल 6 बार वैशाली विधानसभा से चुनाव जीत चुके हैं और 2 बार उनके पिताजी बिरसन पटेल जी भी, जो जिस समय लालगंज नॉर्थ है करके लालगंज करके था, तो उस समय 2 बार उनके पिताजी, मतलब 8 बार बिरसन पटेल और उनके पिताजी मिलकर के चुनाव जीते हैं। बिरसन पटेल जैसे दिग्गज नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। उस स्थिति में उनको लगता है कि भतीजा ने ही हमको धोखा दिया, भतीजा ने ही हमको मात दिया। इस कारण वे अपने ही भतीजा को मात देने के लिए इस बार चुनावी मैदान में कमर कस करके तैयार है। चाहे कोई पार्टी से टिकट मिले या न मिले, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो आपको बता दीजिए, अब उसमें मामला यह आ रहा है, इसी बीच जो राजकिशोर सिंह पूर्व विधायक हैं, वो जदयू से वो भी तैयारी कर रहे हैं कि जदयू उन्हें ही उम्मीदवार बनाएगा। उनका यह तर्क है, जैसे बताएं प्रोफेसर साहब, कि अगर 80-90% अगर जदयू के जो समर्थक, मतलब एनडीए के समर्थक मतदाता है, वो अगर उनके पक्ष में नहीं हो, तो अगर 79% हो तो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो छोड़ देंगे, क्षेत्र में जाना छोड़ देंगे। उनका यह दावा है। और एक लाभ यह है, उठाना भी चाह रहे हैं, कि जो चाचा भतीजा की लड़ाई में हो सकता है जदयू कुछ अलग निर्णय ले, कि अगर भतीजा को हराने के लिए चाचा तैयार है तो इस स्थिति में वो टिकट ही बदल दे। तो उस स्थिति का लाभ लेने के लिए भी राजकिशोर सिंह लगता है तैयार है। इसके लिए वो कमर कस करके फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, जदयू से बताया गया, जदयू के जिला अध्यक्ष जो भी है वो भी तेज तरार लोग हैं वहाँ, वो भी क्षेत्र में पकड़ रखते हैं, काफ़ी पकड़ रखते हैं। तो उनको भी है कि अगर इस चाचा भतीजा की लड़ाई में हो सकता है मौका उन्हें ही मिले और वे उनको अगर टिकट दिया जाता है तो वे चुनाव जीत पाएंगे। और जबकि जो भतीजा है उनको दिया जाता है तो चाचा निश्चित रूप से चुनाव मैदान में कूदेंगे। अगर अन्य उम्मीदवार हो सकता है तो उस स्थिति में चाचा चुनाव नहीं भी लड़ सकते हैं। अब इसके बाद जैसे कांग्रेस के उम्मीदवार के बारे में चर्चा कर ही दिए, जैसे संजीव सिंह जो है से काफ़ी पार्टी में सक्रिय हैं, पार्टी में पकड़ रखते हैं, युवा हैं, कई बड़े बड़े पदों पर जो है पार्टी में रहे हैं और हैं भी, और अच्छा खासा वोट भी पिछले चुनाव में मात्र 7-7.5 हज़ार वोट से वो चुनाव हारे हैं। इसलिए उनको भी है कि फिर से हम कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और हम इस बार चुनाव फतह करेंगे, चुनाव जीत लेंगे। दूसरी तरफ बीना शाही, जो बीना शाही एलपी शाही की जैसे पुत्रवधू है, हेमंत शाही की पत्नी है, और वो एक बार मंत्री भी रह चुकी हैं, मतलब 2 बार विधायक भी बनी, वहाँ से चुनाव जीती हैं। उनको भी दावा है कि हम यहाँ से प्रयास कर रहे हैं, हमको टिकट मिले तो हम भी चुनाव जीतेंगे। तो यह, लेकिन इसी बीच अब राजद का अलग तर्क है। राजद का यह तर्क है, जो राजद अब तक से प्रोफेसर साहब बताए हैं कि राजद अब तक वहाँ से चुनाव नहीं जीता है। जब तक जनता दल था तो जनता दल के समय में चुनाव, जैसे जनता दल और जदयू अलग हुआ, उसके बाद से राजद चुनाव लड़ा, लेकिन राजद चुनाव नहीं जीता। लेकिन इस बार राजद का तर्क यह है कि कांग्रेस कई बार से चुनाव नहीं जीत रहा है, तो इस स्थिति में अगर एनडीए के वोट में वहाँ सेंधमारी करके ही हम वहाँ से जीत सकते हैं।
एनडीए का वहाँ जो पलड़ा जातिगत आंकड़ा आपको हम बताने जा रहे हैं, तो जातिगत आंकड़ा जो देखिएगा उसमें लगेगा कि एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन तब इसके महागठबंधन के लिए, राजद के लिए या कांग्रेस के लिए एनडीए के वोट में सेंध लगाना जरूरी है। तो राजद इस तर्क के साथ चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। अब आपको हम जातिगत आंकड़ा बता दें जो अनुमानित है, उसमें थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये अनुमानित आंकड़ा करीब करीब सही भी। पिछले चुनाव में वहाँ लगभग 3,28,862 मतदाता कुल मतदाता थे। बता दें जो अभी जो जातीय सब हम लोगों के पास आंकड़ा अनुमानित है, उसमें कुर्मी जाति उसमें सबसे अधिक हुआ है। कुर्मी जाति 55 से 60 हज़ार कुर्मी जाति की संख्या बताई जा रही है, मतलब मतदाताओं की संख्या। और कुशवाहा भी लगभग 24,000 के, 20 से 24,000 वहाँ कुशवाहा जाति के भी लोग हैं। और भूमिहार जाति लगभग 25,000 भूमिहार जाति के वोट हैं। यादव जाति भी लगभग 25,000 है। मुस्लिम जाति भी लगभग 25,000 है। और बैस का वोट, बैस में 5-6 जातियां होती हैं जो मिला करके लगभग 45,000 के आसपास बैस जाति भी जैसे हैं। यह ज़रूरी नहीं कि जो बैस जाति सब एक ही जगह मतदान करते हैं, अलग अलग भी करता है, लेकिन बैस 5-7 पार्टी को मिला करके, वैसे तो बैस लोग बताते हैं उनकी 52 या 53 उपजातियाँ हैं, उस मिला करके हर कुछ जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे सब बैस समाज में ही आ जाते हैं। अब आते हैं नुनिया जाति। नुनिया जाति की संख्या भी लगभग वहाँ 18,000 माना जाता है। पासवान जाति जो दलित समुदाय से, महादलित समुदाय से आते हैं, उनका भी 22,000 के आसपास माना जाता है। राम जाति का भी 15,000 माना जाता है। धोबी जाति का भी 3,000 माना जाता है। और भी कई जातियाँ हैं दलित में, कुल मिलाकर के लगभग 45,000 वोट दलित जाति का भी वहाँ, दलित महादलित का भी वहाँ वोट है। सहनी जाति का भी वोट करीब 15,000, 12 से 15,000 सहनी जाति का भी वोट माना जाता है। राजपूत जाति का भी वोट लगभग 10,000 है। ब्राह्मण जाति का भी वोट लगभग 8,000 माना जाता है। और अन्य कई पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियाँ हैं जिनका संख्या काफ़ी है, उनका वोट भी लगभग 35 से 40,000 वहाँ है। तो जो आंकड़ा आप दिख रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जैसे पार्टियों की तरफ जातियाँ बटी हुई है, तो उस आधार से एनडीए का पलड़ा वहाँ भारी दिख रहा है जातीय गणित के हिसाब से। तो उसमें निश्चित रूप से महागठबंधन के जो लोग होंगे उस वोट में सेंधबाजी करने का प्रयास करेंगे ही। तो ये था वैशाली का जातीय जो समीकरण है कि किस तरह से अलग अलग जातियां हैं और उस हिसाब से जो है वो वोट के जो रिजल्ट हैं, चुनाव के जो रिजल्ट हैं उस पर असर पड़ता है। ये जो जातीय समीकरण अभी हमने सुना, इसका क्या प्रभाव होगा आगामी चुनाव पे, इस पे एक बार कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सिंह जी। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो वहाँ वैशाली में विधानसभा के चुनाव में जो मुख्य लड़ाई होगी वो एनडीए और महागठबंधन के बीच में होगी। देखिए, इसमें एक मार्क कीजिए कि जो राजद, जो जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि राजद से कुशवाहा समाज के लोग टिकट लेना चाह रहे हैं, तो उनकी सोच ये है कि जो राजद का ट्रेडिशनल वोट है मुस्लिम और यादव का, वो ट्रेडिशनल वोट उसका है, और उसमें अगर जो एनडीए है उसका ट्रेडिशनल वोट, खास करके अगर वैशाली की बात करेंगे तो वहाँ पर जो कुर्मी समाज और कुशवाहा समाज एक होकर वोट करता है। और वैश्य समाज तो एनडीए का ट्रेडिशनल वोटर है, यानी भाजपा का वो वोटर है, इसलिए वो निश्चित रूप से उसके साथ रहेगा। आपने देखा कि वैश्य समाज का भी बहुत वोट है, लगभग 45,000 वोट इन्होंने बताया कि वैश्य समाज का है। और यादव समाज, भूमिहार समाज और ये मुसलमान, ये तीनों करीब करीब 25-25 हज़ार के करीब में हैं। तो इस तरह से राजद से अगर कुशवाहा समाज को टिकट अगर राजद देती है और कांग्रेस वहाँ से वहाँ अपनी सीट को छोड़ देती है अगर, तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। और एक जो बात, बहुत मार्के की बात बता रहे हैं कि अगर वीर सिंह पटेल, जो कभी नीतीश कुमार के बहुत ही क्लोज सहयोगी रह चुके हैं, कुर्मी समाज से नीतीश कुमार भी आते हैं, वो भी आते हैं, तो अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो स्वयं तो चुनाव नहीं जीतेंगे, ये तो तय बात है। जो हम लोग जो क्षेत्र को देख रहे हैं उसमें ऐसा चांस अभी उनका नहीं, चूँकि एक उनके यंग हैं, उनके भतीजे हैं जो युवा भी हैं, तो थोड़ा युवा के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है, तो इसलिए, लेकिन युवा भतीजा को चुनाव वो जरूर हरवा देंगे। तो एक वीर सिंह पटेल को निश्चित रूप से जदयू को प्रयास करना पड़ेगा कि वीर सिंह पटेल चुनाव नहीं लड़ें, और तब जो एनडीए अगर चुनाव में जाएगा तो एनडीए का चांस रहेगा। अन्यथा अगर वीर सिंह पटेल वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो बड़ा ही चुनाव दिलचस्प हो जाएगा और कहना बहुत मुश्किल होगा कि चुनाव कौन जीतेंगे। तो
ये थी तमाम बातें वैशाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को लेकर के कि किस तरह से जातीय आंकड़ा और संभावित प्रत्याशी और एक नई पार्टी इस बार आगामी चुनाव का हिस्सा बनेगी और वो क्या क्या बदलाव करती है बिहार की राजनीति में, ये आने वाला समय बताएगा। अभी के लिए हमारे जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं उनको हम देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी इतनी बहुमूल्य बातें जो है वो हमारे दर्शकों के सामने रखी, पूरी जानकारी वैशाली विधानसभा क्षेत्र को लेकर के। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्र जिसकी भी बारे में हम आपको बताने वाले होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसका अपडेट हम आपको फेसबुक पेज पर देते हैं। अगर आप भी उस क्षेत्र के किसी भी संभावित प्रत्याशी को जानते हो या फिर आप खुद ही उस क्षेत्र से प्रत्याशी हों तो दिए गए फ़ोन नंबर पर उसकी जानकारी दे सकते हैं। हम आपके नाम के साथ आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।